हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं प्रतिदिन, उसी क्रम में नेक्स्ट क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में बता रहा है। तो क्या कह रहा है, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में क्षमता दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो क्या कर रहा है, ठीक है, शिक्षक की बात कर रहा है। तो शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण होती है धैर्य और दृढ़ता। शिक्षक धैर्यवान हो और दृढ़वान हो, मतलब जो देखिए शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। पढ़ाने में उत्सुकता, ये भी सही है, सारे सही हैं। लेकिन क्या कह रहा है, हमें ऐसा ऑप्शन सुनना है सबसे अच्छा हो। देखिए अगर शिक्षक में धैर्यवान नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ा नहीं पाएगा। तो इस प्रकार हमारा धैर्यवान मतलब शिक्षक में धैर्य का परिचय होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ाते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे को अनुभाग बदल दें। मतलब अभिभावक को क्या करना चाहिए, प्रधानाचार्य से निवेदन करना चाहिए। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस क्रम में सबसे अच्छा देखिए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। और जो उन्हें समस्या लग रही है, मतलब किसी अभिभावकों को जो समस्या लग रही है उस पर शिक्षक से जाकर चर्चा करें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाह्य अवस्था, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या कर रहा है, बाह्य अवस्था, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो मूर्त तार्किक मतलब तार्किकता का प्रारंभ हो जाता है, तो उसमें कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे ने दी है, पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो जो है 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से ऊपर। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ उड़ाने की तकनीकी से। तो मन का मानचित्रण मतलब मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान प्रयोग करना। मतलब विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी, तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। तो सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, ठीक है ना। हमें सरल, जो बच्चों को ऐसा महंगा ना हो, सरल को ही रोचक बनाना हमें विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि हमारे प्राथमिक स्कूल के बच्चे ज़्यादातर आपने देखा गांव से नीचे तबके के लोग होते हैं, तो महंगी का तो यूज ही नहीं करना है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में,
अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। मतलब जैसे शुरुआत में जैसे ही पैदा हुआ है वैसे ही उसे बल दे देना कि हाँ तुम्हें ये बनना, डॉक्टर बनना है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो हमारा ऑप्शन देखिए ए वाला देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, मतलब आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन अभी पीछे पढ़ाई था ना हमने। क्या कह रहा है, अमूर्त, देखिए अमूर्त कह रहा है ना, तो अमूर्त तो उसकी, अमूर्त तो बच्चा जब करता है जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब लास्ट स्टेप में। तो लास्ट स्टेप कौन सी हमारी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 से ऊपर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 7 का ए हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना कब समृद्ध होगा, जब बच्चों को वास्तविक चीज़ें के उदाहरण दिए जाएंगे, उनको दिखाए जाएंगे। तो ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल बात नहीं मानना चाहिए। क्या करें, नहीं मानना चाहिए, ये तो बात सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी है, बिल्कुल है। धन अन अधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया, हाँ, मतलब ना सीखना भी अधिगम है भाई, ध्यान रखना आप। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि शिक्षा के स्थान में ही आपका अधिगम हो, कहीं भी आप कर सकते हैं अधिगम, कहीं भी आपकी वृद्धि हो सकती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे नमे का। 10वां देखिए, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, भाई बिल्कुल सही बात है। के साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए, निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चा को जैसे दृष्टिबाधित है उससे सामान्य रूप से कक्षा में व्यवहार करना चाहिए, और उसे दिक्कत हो रही तो उसके लिए श्रव्य सीडी की सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। क्या कह रहा है, बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, गोला कर लीजिए इस पे। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, भाई बिल्कुल है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, मतलब संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो देखिए इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, ये तो शरीर की क्रियाएं हैं भाई। रोज सुबह आप जाओगे तभी रात में खा, सभी पूरे दिन में खा पाओगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। तो बच्चे के सबसे संज्ञानात्मक विकास का हम लोग विद्यालय में कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में हर प्रकार की एक्टिविटी होती है और बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें संज्ञानात्मक विकास उत्पन्न होता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है।
को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। किसको? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम खामोशी उपस्थिति। तो अगर विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो समझ लो आपकी कक्षा एक अभिप्रेरित कक्षा है। बच्चे आपसे डरे नहीं हैं, आपने बच्चों को मौका दिया है, बच्चों को मौका दिया है बोलने को, तो एक अभिप्रेरित कक्षा मानी जाएगी आपकी। तो 13वें का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। ये तो है लक्ष्य भाई, ये तो एक लक्षण है प्रतिभावान का, मतलब बुद्धिमान का। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, बिल्कुल, जो अमूर्त भी सोच ले। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले। मान लीजिए आप अपने नानी घर पे गए, मान लीजिए नानी घर कहीं ऐसी जगह गए जहाँ आप पहली बार गए हैं, लेकिन आपने वहाँ भी लोगों से तालमेल बैठा लिया, लोगों से बोलने लगे, जान पहचान बना ली, तो वो भी सही है। वह जो लंबे निबंधों को जल्दी जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो लंबे लंबे निबंध रट ले तो वो एक बुद्धिमान बच्चा है, ठीक है ना। रट्टा तो कोई मार लेगा, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कौन करते हैं? पावलव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे। तो पियाजे हो जाएंगे हमारे। इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे महोदय को। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कौन से स्कूल में कह दिया कि बच्चे ज़्यादा बोलें? कृतिका को अपने घर पर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो एक बच्चा विद्यालय में बातें कर रहा है क्लास में, तो इसका मतलब है कि उसकी विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र। तो इसका संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान, जो हम लोग पढ़ते हैं टेट के टाइम में से हम लोग बीएड बीटीसी करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नए दिगंत से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि विकास करती है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति पैदा करती है। तो क्या हो जाएगा? अब प्रेरित बच्चा क्या होगा? विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अब प्रेरणा बच्चों में सीखने का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। जो पाठचर्या शब्दावली है शिक्षा क्षेत्र में किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा पहला ही हो जाएगा। भाई पाठचर्या क्या होती है स्कूल के लिए? भाई विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में किस पर आधारित है? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, सारे शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। देखिए सारे ही सही हैं, लेकिन देखिए एक ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हमको। तो देखिए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बच्चे की मतलब एज के अनुसार कौन सी खेल पद्धति पढ़ाई जाए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? मतलब एक बच्चा अतीत मतलब जो निकल गया के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा सीखने का सादृश्यता नियम। किसका? सादृश्यता नियम। जो किसने दिया? हमारा थॉर्नडाइक ने। चारों नियम किसके हैं? थॉर्नडाइक महोदय के, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सीखने का सादृश्यता नियम प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, एक प्रतिभाशाली छात्र के गुण हैं। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना कोई प्रतिभाशाली की व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी हमें अन्य समान बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ जो सामग्री है वो उसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन विशेष विद्यालय कोई ज़रूरी नहीं है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे उनको। तो इसका ये हमारा एक समावेशी का उदाहरण है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थी को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, मतलब छात्रों को संबोधित करना कि आप बुद्धिमान हो, तुम औसत हो, ऐसा कुछ नहीं ना। ऐसा तो जो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, मतलब से विद्यार्थी के मन में आएगा, देखो शिक्षक उसकी मतलब वाहवाही कर रहा है और मेरी बुराई कर रहा है। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अभी आगे पढ़ते हैं। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना नहीं, बच्चों के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना, बच्चा छोटा है उसके लिए सिंपल भाषा यूज़ करनी है। अलग अलग विद्यार्थी तुलना भी नहीं करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे है, डिसलेक्सिया हमारा संबंधित है पठन विकार से। किससे, पठन विकार से। डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिमेंशिया मानसिक विकार। यहाँ पे विकार होना चाहिए, ठीक है ना, विकास लिखा है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी, तो बच्चों को सीखने में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, माता पिता की जो वो भूमिका है वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। कैसी, अग्रोन्मुखी, बहुत महत्वपूर्ण। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, मतलब विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है, मतलब तो इसे कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। किसका, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत था सूझ का सिद्धांत, तो किसने दिया था, यह सिद्धांत था हमारे गेस्टाल्टवादियों का। किसका था, गेस्टाल्टवादियों का। जैसे में कोलर, कोपका, कैटल भी थे। वैसे निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो हो जाते हैं किशोरावस्था। किसमें, किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब अपने आप पर निर्भर, डिसीजन लेने, मतलब एकदम बिल्कुल समाज में सक्रिय होते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किन्ने पहचानी हैं। तो वो तो आपको पता ही होगा, कितनी बार पढ़ चुके हैं आप लोग। पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हम लोग। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। बताइएगा कैसे लगे, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।